चलिए बच्चों आगे चलते हैं। वैसे तो हम लास्ट क्लास में खूब सारे एग्जांपल्स कर ही चुके थे, लेकिन चलिए कुछ और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स करते हैं और एग्जांपल्स करते करते हम बातें भी ऑफ कोर्स सीख तो रही हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये एक आइडियल सोलेनॉइड है इस तरह से, ये आपके पास एक आइडियल सोलेनॉइड है। ये बेटा आपके पास करंट कैरिंग वायर, इसमें वायर ऐसे लपेटा हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है वो आपको स्मॉल एन दे रखा है। स्मॉल एन इज बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जो करंट है वो आपके पास आई है, जो करंट है वो आपके पास आई है, और एन में वापस से लिख दूं, इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है। इस सोलेनॉइड के अंदर एक लूप पड़ा है ऐसे, दूसरा लूप पड़ा है ऐसे। ये जो लूप है इसमें कैपिटल एन जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसका जो रेडियस है वो बड़ा ऐसे स्मॉल आ है। और लूप जो है वो ऐसे नहीं पड़ा, एक्सिस की तरफ नहीं पड़ा, ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है। ठीक है, ऐसे पड़ा है कि उसका एरिया वेक्टर जो है वो ऐसे है, और वो एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना के है। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, लेट्स दिस एंगल इज थीटा। तो जो लूप है वो एक्सिस की तरफ नहीं है, बल्कि एक्सिस से किसी एंगल पे है, एंगल थीटा बनाकर। ठीक है। करंट मेरे बच्चों आई है। छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स passing through small circular loop। जो हमारा स्मॉल सर्कुलर लूप है उसमें से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो। बिल्कुल निकालेंगे। हमारा जो स्मॉल सर्कुलर लूप है इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसे है। इसका एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, और उस एरिया वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं। एक लूप का एरिया है पाई आर स्क्वायर। ऐसे कैपिटल एन नंबर ऑफ लूप्स हैं तो ऑफ कोर्स पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एन। इस पूरे के पूरे सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे एक्सिस के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जानते हैं, दैट इज म्यू नॉट एन आई। Small n is of course number of turns in the solenoid and I is obviously the current in the solenoid। इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो है वो हमारा थीटा है, और हमसे पूछा गया है कि इस लूप में से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि द फ्लक्स विल बी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई मल्टीप्लाइड बाई एरिया, दैट इज कैपिटल एन टाइम्स पाई आर स्क्वायर into cos of theta। This is the flux passing through this small circular loop। ये उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स है। फेयर इनफ, इजी। अब अगला सवाल, इफ करंट बिकम्स जीरो, बेटा आई से जीरो हो गया, इन टाइम डेल्टा टी, देन फाइंड average EMF induced in circular loop। सर्कुलर लूप के अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा अगर ये करंट I से जीरो हो जाता है, कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। तो अगेन वेरी इजी, वी नो दैट कि एवरेज EMF इंड्यूस्ड इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम टेकन।
हम जानते हैं कि जब करंट I था तो उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स ये था, जब करंट जीरो हो जाएगा तो I को जीरो पुट कर दो तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो आप कहोगे सर चेंज इन फ्लक्स इज ऑफ कोर्स, बेटा प्लस माइनस की चिंता मत करना, म्यू नॉट एन आई कैपिटल N पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा माइनस जीरो, दिस इज द चेंज इन फ्लक्स एंड द टाइम टेकन फॉर दिस चेंज इन फ्लक्स इज ऑफ कोर्स डेल्टा टी। तो आपके पास जो एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो ये रहा। यही नहीं, अगर इसका मैंने रेजिस्टेंस आपको कैपिटल आर दे दिया होता तो आप तो ये भी बता सकते थे कि इसमें से कितना चार्ज फ्लो करेगा। आप बोलते सर दैट इज चेंज इन फ्लक्स अपॉन इसका रेजिस्टेंस, तब भी हम बड़े आराम से आंसर निकाल लेते हैं। फेयर इनफ। अब इसी का एक सवाल और, इफ I is varying like this, I is equals to I naught times sin omega t। अगर ये करंट बेटा बार बार I is equals to I naught sin omega t से अगर चेंज हो रहा है, then find EMF induced in circular loop। तो सर्कुलर लूप के अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा। अगर सोलेनॉइड के अंदर करंट चेंज होगा तो ऑफ कोर्स सोलेनॉइड में से गुजरने वाला अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इस स्मॉल लूप के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस तो होगी। एंड वी नो दैट कि दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ऑफ कोर्स डी फाई बाई डी टी, दैट इज ऑफ कोर्स डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स। व्हाट्स द फ्लक्स? फ्लक्स इज म्यू नॉट एन कैपिटल N पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू आई को हम बड़े आराम से सवाल में दे रखा है आई नॉट टाइम्स साइन ओमेगा टी। हमें तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, माइनस माइनस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दिया करो। और हमारे पास किसी भी इंस्टेंट पर जो ईएमएफ आ गई उसकी वैल्यू आ गई, बड़ा देखना, म्यू नॉट बाहर, एन बाहर, कैपिटल N बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर बाहर, कॉस थीटा बाहर, आई नॉट भी बाहर, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल होगा ओमेगा टाइम्स cos omega t. This is the instantaneous EMF induced in the smaller loop। तो बाहर वाले तार में अगर करंट चेंज होगा तो इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा, और अगर इसमें से गुजरने वाला अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई EMF तो इंड्यूस होगी। और किसी भी टाइम पर जो EMF इंड्यूस्ड है आपकी ये है। प्लस माइनस की चिंता आपको करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बड़ा समझ गए इस बात को, और आप इस बात को भी समझ गए होंगे कि मैं ना बातें रिपीट ही कर रहा हूँ, बातें तो रिपीट ही कर रहा हूँ। मैंने कौन सी कोई नई बात बोल दी इसके अंदर, वही बातें बार बार लगातार वही आ रही हैं कि किसी भी टाइम पर फ्लक्स लिख दो, फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर दो, अगर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ निकालना है तो एवरेज निकालना तो चेंज इन फ्लक्स चेंज इन टाइम लिख दो। तो बार बेटा बातें तो मोर और लेस वही है। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। आगे चलते हैं बेटा। एक सवाल और करते हैं। एक सवाल और करते हैं, बढ़िया सवाल है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको इतने सारे सवाल करा दिए कि आपसे ये वाला सवाल बनना चाहिए। ठीक है, लेट्स ट्राई। हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये एक्सिस, ये आपके पास एक सर्कुलर लूप, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1, ये बड़ा फिक्स है, ये कहीं नहीं जा रहा, ये फिक्स है। ठीक है, इसमें करंट जा रहा है IS है, ये करंट I है, ये करंट बेटा कांस्टेंट है, ये करंट कांस्टेंट है। ठीक है, यहां कहीं एक लूप है, इस लूप का रेडियस मेरे बच्चों स्मॉल r है, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। किसी इंस्टेंट पर दोनों लूप्स के बीच का जो सेपरेशन है वो x है। ये x लगातार टाइम के साथ वेरी हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये लूप लगातार इस तरफ आए जा रहा है,
और इसके पास वेलोसिटी है v और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वेलोसिटी अगर ऐसे होगी तो x तो लगातार घटेगा, लेकिन किसी इंस्टेंट पर दोनों लूप्स के बीच में जो सेपरेशन है वो x, ठीक है। ये चीज़ें गिवन है सारे के सारे, और x इज सॉरी स्मॉल r इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x, बड़ा इस x के सामने ये स्मॉल r जो बहुत छोटा है। अब इसका कोई अर्थ होगा वो तुम निकाल लेना, ठीक। छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, आराम आराम से करना। पहला, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स passing through small circular loop due to current in larger loop। लार्जर लूप में जो करंट है उसके कारण स्मॉलर लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, पहला सवाल तो यही है। तो हम जानते हैं कि लार्जर लूप में करंट है ऐसे, बेटा करंट है ऐसे तो हाथ ले जाओ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे। तो इस लार्जर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। यहां से x डिस्टेंस दूर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मुझे लगता है कि मेरे बच्चों को फॉर्मूला याद है। मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट NIR², इसके नंबर ऑफ टर्न्स बेटा N1 है, N करंट है I, R² मतलब इसका A इसका रेडियस अपॉन 2 टाइम्स R² प्लस x² की पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर है वही मैग्नेटिक फील्ड मैं यहां मान रहा हूं, वही मैग्नेटिक फील्ड मैं यहां मान रहा हूं, वही मैग्नेटिक फील्ड मैं यहां मान रहा हूं। ऐसा मैं इसलिए मान पा रहा हूं क्योंकि ये जो R है ये बहुत छोटा है, और अगर R बहुत छोटा है तो सारे के सारे पॉइंट नज़दीक नज़दीक के हैं, और अगर नज़दीक नज़दीक के तो आप मान सकते हो कि मोर और लेस जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इसके आसपास ही होगी। अब क्या हुआ कि आपके पास ये जो लूप है ये तो सरफेस है, एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हम एरिया वेक्टर ऐसे मान सकते हैं, और उस एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा मैं उसको लिख सकता हूँ N1 टाइम्स, सॉरी इसके नंबर ऑफ लूप्स हैं N2 टाइम्स एक लूप का एरिया, एंड एक लूप का एरिया इज ऑफ कोर्स πr²। आप कहोगे कि सर इस वाले लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, तो इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा उसे हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट N1I R² अपॉन 2 टाइम्स R² प्लस x² की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला एरिया दैट इज N2 इंटू πr² इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम। बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? तो आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में, सो ऑफ कोर्स एंगल कम्स आउट टू बी 0। सवाल का पहला पार्ट हो चुका है, मैं आंसर भी लिख लेता हूं। आंसर आ गया म्यू नॉट N1 N2 I R² पाई स्मॉल r² म्यू नॉट N1 N2 I R² पाई r² अपॉन 2 टाइम्स R² प्लस x² की पावर 3/2। चेक कर लेना मेरे से कुछ मिस तो नहीं हो गया। म्यू नॉट N1 N2 बड़ा I R² पाई r² 2 टाइम्स r² प्लस x² की पावर 3/2, ये फ्लक्स हो गया। ये तो सवाल खत्म हो गया। अब अगला सवाल सोचते हैं, क्या ये फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल, भले ही सारी चीजें कांस्टेंट हो, करंट भी कांस्टेंट हो, लेकिन x लगातार घट रहा है क्योंकि ये वाला लूप तो नजदीक आ रहा है। ये वाला लूप अगर नजदीक आएगा तो x तो घटेगा, और अगर x घटेगा तो ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर घटेगा, डिनोमिनेटर घटेगा तो फ्लक्स तो बढ़ेगा। इसका मतलब इस लूप में से गुजरने वाला फ्लक्स समय के साथ चेंज हो रहा है, और अगर फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस तो छोटे वाले लूप में होगी, और वही हमारा अगला सवाल है। लिखिए, फाइंड EMF induced
इन स्मॉल सर्कुलर लूप। जो छोटा वाला सर्कुलर लूप है उसमें ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी। तो ईएमएफ इंड्यूस का मैं कोई नया फॉर्मूला थोड़ी निकाल लूंगा यार बेटा। ईएमएफ इंड्यूस का तो मेरे पास तो वही फॉर्मूला है जो मैं शुरुआत से लेके बैठा हूँ, दैट इज d∅dt या -d∅dt। हम तो वैसे मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मैं इस प्लस माइनस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ऑफ कोर्स मॉड ऑफ d∅dt। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज, बड़ा इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो। म्यू नॉट कांस्टेंट, n1 कांस्टेंट, n2 कांस्टेंट, बड़ा करंट आई भी कांस्टेंट सवाल में गिवन है, r स्क्वायर कांस्टेंट, पाई स्मॉल r स्क्वायर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ ये वाले टर्म वेरी कर रही है, तो आप कहोगे कि दैट इज d/dt ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर -3/2। इसका डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में, बड़े आराम से हो जाएगा। अरे यार इतना सब कुछ फिर से लिखना पड़ेगा। म्यू नॉट n1 n2 आई कैपिटल R स्क्वायर पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2। इसका डिफरेंशिएशन होगा, बड़ा चेन रूल लगाना पड़ेगा, पहले पावर का, फिर अंदर का, फिर x का, 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कर लेंगे। पहले -3/2 इंटू R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर -5/2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अंदर का डिफरेंशिएशन, R स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, खत्म नहीं हुआ है, इंटू dx/dt। ये तो सिर्फ बेटा तुमने पावर का डिफरेंशिएशन किया है 2x। अब x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट दैट इज dx/dt। वी नो दैट कि dx/dt इज ऑब्वियसली -v। सही, माइनस किस बात का बेटा, x लगातार घट रहा है इसलिए डिफरेंशिएशन तो x का टाइम के रेस्पेक्ट में नेगेटिव आना चाहिए, तो -v। हालांकि हमें इस प्लस माइनस से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, हम तो आखिर में वैसे भी मोड लेने वाले थे। हाँ बच्चों, ये निपटा, ये निपटा, माइनस माइनस भी निपटा। हालांकि हम माइनस में इतने इंटरेस्टेड कभी थे नहीं। हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड की वैल्यू आ गई है, बड़ा लिखा होगा कितनी वैल्यू आ गई है। म्यू नॉट n1 n2 आई कैपिटल R स्क्वायर पाई स्मॉल r स्क्वायर, 3 ऊपर 2 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, v भी ऊपर, x अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 5/2। ये हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस आ गई है। ये हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस, ये ईएमएफ। मैंने जानबूझ के एक्स वाली टर्म्स साइड में इसलिए लिखी क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो फिक्स है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, सवाल में बोल रखा है, तो ये सब चीज़ें तो कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ एक्स वेरी कर रहा है, तो हमारे पास ये ईएमएफ इंड्यूस है। बढ़िया आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब अगला सवाल पूछ रहा हूँ, इस अगले सवाल का फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना मैथ्स से है। अगला सवाल ये है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच EMF इंड्यूस्ड इज मैक्सिमम। किस x के लिए आपका EMF इंड्यूस सबसे ज्यादा होगा। अब सुनो, देखो मान लो बेटा शुरुआत में x बहुत बड़ा था, इनफाइनाइट था। जब x हमारा टेंडिंग टुवर्ड इनफाइनाइट था तो ऑफ कोर्स r तो छोटा हो गया, x बहुत बड़ा हो गया, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर लिख सकता था। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, x की पावर 5 नीचे बच गई, x की पावर 1 ऊपर है, तो कुल मिलाकर हमारा जो EMF इंड्यूस था वो आ गया समथिंग समथिंग अपॉन x रेज़ टू पावर 4। x ऊपर और x की रेज़ टू पावर 5 नीचे।
और x जो है हमारा टेंडिंग टुवर्ड इन्फाइनाइट है, तो ऑफ कोर्स हमारा EMF टेंडिंग टुवर्ड जीरो है। इसका मतलब अगर ये लूप इन्फिनिटी पे होता तो EMF इंड्यूस आपका जीरो आ रहा होता। अब ये धीरे धीरे लगातार आगे आ रहा है। अगर बेटा मान लीजिए कि ये लूप चलते चलते यहाँ पहुँच गया तो x आपका जीरो हो जाएगा। x आपका जीरो हो जाएगा तो EMF इंड्यूस्ड बेटा रखना, x को जीरो रखोगे तो न्यूमरेटर तो जीरो हो जाएगा लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, आपका EMF इंड्यूस वापस से जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये लूप जो बहुत दूर था तब भी उसमें EMF इंड्यूस जीरो था, जब ये लूप बिल्कुल सेंटर से गुजर रहा है तब भी इसमें EMF इंड्यूस जीरो है। इसका अर्थ मैं तो ये लगा रहा हूं कि जरूर पहले EMF बढ़ी होगी फिर घटी होगी, बीच में कभी ना कभी एक x की ऐसी वैल्यू आई होगी जहां पर आपका EMF इंड्यूस सबसे ज्यादा था। सर काश मैं वो निकाल पाऊं, निकाल लेंगे। हमें पता है कि पहले भी जीरो है और बाद में भी जीरो है, तो वी नो इट वेरी वेल कि बीच में कोई ना कोई मैक्सिमा आया होगा, और जहां कहीं मैक्सिमा आता है वहां मेरे बच्चे जानते हैं कि सिर्फ मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो DE/dx निकालना और इक्वल टू जीरो करना है। कर देंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करूं तो ये सब तो कांस्टेंट है, इनको मत छेड़ो। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये वाला पोर्शन तो वैसा का वैसा आ गया क्योंकि ये तो कांस्टेंट था। वन फंक्शन अपॉन अनदर फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते थे? पहले तो जो डिनोमिनेटर है उसका तो स्क्वायर, तो r² प्लस x² की पावर 5। अब डिनोमिनेटर जैसा है वैसा का वैसा रख दो, तो मैंने रख दिया r² प्लस x² की पावर 5/2। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, बेटा x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस, अब x वैसा का वैसा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा क्या आएगा 5/2 r² प्लस x² की पावर 3/2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, तो मैं ऐसे लिख दूँ साइड में मल्टीप्लाई विद 2x। मैं यहाँ बड़ा करके लिख रहा हूँ। मुझे इसको अगर जीरो करना है तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को जीरो कर दूं तो बात बन जाएगी अपनी। तो चलो करते हैं। न्यूमरेटर को जीरो करने के लिए दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो इधर तो आ गया मेरे पास r² प्लस x² की पावर 5/2 शुड बी इक्वल टू x टाइम्स 5/2 r² प्लस x² की पावर 3/2 इंटू 2x। 2 से 2 निपटा बच्चे, 5/2 3/2, बड़ा 3/2 की पावर गायब हो गई तो यहाँ से पावर 1 बच गई, पावर बच गई 1। समझ में आ गया वो? पावर 3/2 गायब हो गई तो पावर बच गई 1। और मेरे पास आ गया r² प्लस x² इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स x का स्क्वायर। It gives me 4x² इज इक्वल्स टू r², और x की वैल्यू मेरे पास आ गई है प्लस माइनस r/2। मेरे पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस r/2, इधर r/2 और इधर r/2। इन दोनों पॉइंट्स पर आपका जो EMF इंड्यूस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। हम ये मैक्सिमम EMF इंड्यूस निकाल भी सकते हैं, सिर्फ r/2 को उठाओ और यहाँ रख दो तो हम इस मैक्सिमम EMF की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़िया सवाल था। ठीक है, आगे चलते हैं। आज नेक्स्ट इज, सारे के सारे सवाल बिल्कुल बढ़िया थे बेटा। ठीक है, हालांकि मैंने कोशिश ये की कि आपको कोई भी सवाल इस तरह से बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स ना लगे, इसलिए मैंने सारे के सारे सवालों को ऐसे कुछ पार्ट्स में भी डिवाइड किया। जैसे मैं आपसे पहले फ्लक्स पूछता हूँ, फिर पूछता हूँ बताओ बेटा EMF इंड्यूस क्या होगा, फिर पूछता हूँ कि करंट इंड्यूस क्या होगा वगैरह वगैरह, फिर पूछता हूँ कि चार्ज कितना फ्लो करेगा वगैरह वगैरह। तो इससे हमें सवाल हल्का सा आसान लगता है। ठीक है, चलिए बच्चों, हम काफ़ी सारी बातें इसमें सीख गए और भी सीखेंगे ना। एक बार के लिए हम एक चीज़ नई और पढ़ते हैं, दैट इज मोशनल EMF। अब ये मोशनल EMF क्या कह रहा है सुनिएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, आराम से इत्मीनान सुनिएगा। मोशनल EMF ही कहता है कि फैराडेज लॉ हमने अभी तक जितना पढ़ा था वो अधूरा है, उसमें एक छोटी सी बात हमें और ऐड करनी पड़ेगी, और वो बात ये है
कि अगर कोई कंडक्टिंग रॉड या कंडक्टिंग वायर अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट करता है, मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है और कोई रॉड, मेटेलिक रॉड या मेटेलिक वायर इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को अगर कट करता है, तब भी इस वायर के अक्रॉस कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगी, एंड दैट ईएमएफ इंड्यूस इज अगेन नोन एज योर induced EMF basically, and the magnitude of that EMF induced is rate of change of flux cut, कि कितना फ्लक्स कट किया पर यूनिट टाइम। आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आराम आराम से एक काम करते हैं, दोनों पार्ट्स को फिर से रिवाइज करते हैं। हमने अभी तक ये कहा कि किसी भी लूप में से गुजरने वाला अगर फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और हमने देखा कि फ्लक्स चेंज होने के अलग अलग कारण थे। कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, कभी एरिया चेंज हो रहा था, कभी मेरे ख्याल से बेटा क्या मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज हो रहा था। हमने सवाल भी किए, है कि नहीं। अब मैं कह रहा हूं कि इसके अलावा एक केस में और ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। कब? जब कोई वायर या फिर कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट करेगी, तो उस केस में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस बात को लिखेगा बेटा, इफ ए कंडक्टिंग वायर और रॉड कट्स magnetic line of forces, comma, then some EMF is induced across it। फिर हमारे इस रॉड के या फिर इस कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा। सर वो ईएमएफ इंड्यूस होगा कितना? तो सुनिए, अगर मान लीजिए कि इस रीजन के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये मेरे पास कोई कंडक्टिंग रॉड है। टी टाइम पर ये कंडक्टिंग रॉड यहाँ थी, थोड़े टाइम के अंदर ये कंडक्टिंग रॉड जो है ये मान लीजिए कि चलते चलते यहाँ पहुँच गई, चलते चलते यहाँ पहुँच गई। पहले रॉड यहाँ थी, यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच गई। जैसे ही ये रॉड यहाँ पहुँच गई, पहुँचने में इसे dt टाइम लगा, t टाइम पे ये रॉड यहाँ थी, t प्लस dt पे ये रॉड यहाँ थी। इतनी देर के अंदर इस रॉड ने इस रीजन के अंदर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स था उसको कट किया। मान लीजिए कि एक छोटा सा एरिया था, इसमें छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा था d फाई, तो इस रॉड के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, और इस ईएमएफ इंड्यूस की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी कितना फ्लक्स कट किया डिवाइडेड बाय कितना समय लगा। तो डेफिनेशन अगर देखें तो फॉर्मूले के हिसाब से तो वही है, बस मतलब चेंज हो गया है। वहां पर लूप में डी फाई का मतलब था कि फ्लक्स कितना चेंज हुआ, और dt वो समय था जिस समय के अंदर वो फ्लक्स चेंज हुआ था, और यहाँ पर d फाई का मतलब ये है कि इतना फ्लक्स कट किया है, इतना फ्लक्स कट किया है इस कंडक्टिंग वायर ने, या फिर हमारे बेटा क्या नाम था कंडक्टिंग रॉड ने, और इतना फ्लक्स कट किया, और इतना फ्लक्स कट करने में समय कितना लिया। दिस इज द रेट एट विच फ्लक्स इज चेंजिंग, सॉरी द फ्लक्स इज कटिंग बाय होम, बाय द रॉड और वायर जिसके अक्रॉस हम ईएमएफ इंड्यूस निकाल रहे हैं। यहाँ पर माइनस वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास अलग रास्ते होंगे, तुम चिंता मत करना। सो ऊपर जो है वो आया है हमारे पास फ्लक्स कट, नीचे आया है हमारे पास ऑफ कोर्स टाइम टेकन। ऊपर है फ्लक्स कट, नीचे आया है टाइम टेकन। ठीक है, आराम से बेटा कुछ फॉर्मूले बनाते हैं, कुछ बातें करते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बड़े आराम से हो जाएगा। और एक दो अगर हमने फॉर्मूले बना ली ना, उसके बाद तो चीज़ें बिल्कुल एकदम आसान हो जाएंगी, चिंता वाली बात ही नहीं है। हमने जो इवन अभी तक पढ़ा था ना, चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, उससे भी आसान पड़ेगा, बिल्कुल चिंता वाली बात ही नहीं है। सब आराम से इत्मीनान से निपटने वाला काम है। ठीक है, तो चलो मैं करता हूँ बेटा बात, सुनिएगा। सबसे पहले मैं एक ऐसा केस ले रहा हूं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और
लेंथ ऑफ रॉड, वेलोसिटी ऑफ रॉड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आराम से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म, ठीक है। ये मेरे पास एक कंडक्टिंग रॉड है, जिसकी लेंथ L है। ये मेरे पास एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ L है, और इस रॉड के पास बेटा वेलोसिटी है ऐसे, नोटिस किया, मैग्नेटिक फील्ड है इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, लेंथ है ऐसे और वेलोसिटी है ऐसे, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेंथ ऐसे, वेलोसिटी ऐसे। मुझे ये पता करना है कि इस रॉड के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। आराम से करेंगे, इत्मीनान से करेंगे, चिंता मत करो। मान लेते हैं कि किसी टी टाइम पर ये रॉड यहां पर है, थोड़े टाइम बाद ये रॉड जो होगी ये यहां नहीं होगी, ये थोड़ी आगे चली जाएगी। टाइम हो गया t प्लस डी टी। इस छोटे से टाइम में रॉड सामने चल रही है बेटा, कितनी चल रही है, VDT। हमारी जो डेफिनेशन थी उसके हिसाब से अगर देखें तो इस रॉड के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम। ऊपर सॉरी बेटा, चेंज इन फ्लक्स नहीं, अब तो डेफिनेशन चेंज हो गई है, फ्लक्स कट डिवाइड बाय टाइम टेकन इन फ्लक्स कट। तो इस छोटे से dt टाइम के अंदर इस रॉड ने यहां से यहां तक अगर मूव किया तो कितना फ्लक्स कट किया है। आप बोलोगे सर जो इस रेक्टेंगल के अंदर फ्लक्स है ना, वो सारा का सारा इस रॉड ने कट किया है। काश मैं फ्लक्स लिख पाऊं, वेरी इजी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये वाला एरिया, ये वाला एरिया होगा लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ है L, विड्थ है VDT, लेंथ है L, विड्थ है VDT, डिवाइड बाई ऑफ कोर्स DT। DT से DT कैंसिल, और EMF की वैल्यू आ गई है VBL। बहुत ही स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है बच्चों, प्लीज याद रखना, EMF की वैल्यू आ गई है VBL। इसका मतलब इस रॉड के अक्रॉस एक EMF इंड्यूस हो गया और उस EMF इंड्यूस की वैल्यू है VBL। अगर मैंने इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया तो उस रेजिस्टेंस में से करंट आने लग जाएगा, और उस करंट की वैल्यू होगी VBL अपॉन उस तार का रेजिस्टेंस, उस तार का रेजिस्टेंस। एंड दिस काइंड ऑफ EMF इज नोन एज मोशनल EMF। सर ये मोशनल शब्द कैसे आया? मोशनल शब्द इस बात से आया क्योंकि इस बार रॉड के पास मोशन था, इसलिए क्या नाम निकाल दिया अपने इसका, मोशनल EMF। ठीक है, मैं इसी बात को एक तरीके से और समझा सकता हूं। आप भी सोच रहे हो सर एक बात को दो तरीके से क्यों समझा रहे हो? कारण है। एक तो ये कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप सिचुएशन को और बेटर तरीके से इमेजिन कर पाओ, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि मैं ना इस तरीके से डेरिवेशन करते वक्त मैं आपको ये नहीं समझा पाया कि EMF तो E है, लेकिन कौन सा हायर पोलरिटी है, कौन सा लोअर पोलरिटी है। भाई EMF में भी एक तरफ हायर पोटेंशियल होता है, एक तरफ लोअर पोटेंशियल होता है। केमिकल सेल में भी एक तरफ हायर पोटेंशियल, एक तरफ लोअर पोटेंशियल। मैंने तो निकाल दिया कि EMF ये है, EMF में किधर हायर पोटेंशियल है, किधर लोअर पोटेंशियल हो, तो मैं प्रूव नहीं कर पाया। तो मैं काम करता हूं, किसी एक तरीके से और समझाता हूं। आंसर ऑफ कोर्स यही आएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको और बेटर तरीके से बातें समझ में आएंगी। तो चलिए बच्चों, मैं सेम आंसर निकालने वाला हूं एक और तरीके से, और ये जो तरीका है इसके पीछे की जो फिजिक्स है, मैं आपको लॉरेंट्स फोर्स नाम से एक टॉपिक पढ़ा चुका हूं। आई होप आपको याद आ गया होगा।
मैग्नेटिक फोर्सेस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस के समेशन को हम लोगों ने लॉरेंट्ज फोर्स कहा था। तो लॉरेंट्ज फोर्स के तरीके से मैं इसको बड़ा वापस से समझा सकता हूं। सुनो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है बी ऐसे, बल्कि ये वाला तरीका मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। आराम से सुनना बेटा। मान लीजिए कि ये रॉड है, लेंथ एल है। बेटा इस बार मैं रॉड को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, है ना। तो रॉड आपको ऐसी नजर आएगी, बहुत ही बड़ा पतली सी थिकनेस है बट है इसकी। ये कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग है, इसका मतलब खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। सॉरी बेटा, खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। इलेक्ट्रॉन्स तो सबके पास होते हैं, इसके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये रॉड है, लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बी है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही कंसिडर करने हैं। इस रॉड के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ, लेट से v, ठीक है। अब इसके अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक नहीं बहुत सारे हैं, मतलब मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा है वो डिस्कस करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को जरा साइड में ले जाओ। इस इलेक्ट्रॉन के पास वही वेलोसिटी आ गई सामने की तरफ जो रॉड के पास है v, मैग्नेटिक फील्ड है b। जब किसी चार्ज पार्टिकल के पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई वेलोसिटी आती है तो उस पर एक फोर्स आता है, और फोर्स की वैल्यू शायद मेरे बच्चों को याद होगी, Q इंटू वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी करना, V है ऐसे, B है ऐसे, V है ऐसे, B है ऐसे। V की तरफ हाथ ले गए, B की तरफ उंगलियां कर्ल की, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ। V क्रॉस B है ऊपर, तो फोर्स है नीचे। नीचे क्या? क्योंकि चार्ज तो नेगेटिव है, और उस फोर्स की वैल्यू होगी Q, वो तो बेटा E है। सर माइनस E होता है बेटा, माइनस तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता था, वो कर तो दी, इंटू V क्रॉस B। V क्रॉस B करना वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वी नो दैट द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। सो दिस इज द फोर्स। इस फोर्स के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो दौड़े 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 इधर आएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स दौड़े दौड़े इधर आए तो ऑफ कोर्स यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये जो नेगेटिव चार्ज और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसे हम इंड्यूस्ड चार्ज बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या नाम निकाल दिया अपने इनका? इंड्यूस्ड चार्ज। बेटा कई बार है ना लोग बाग है ना ऐसे बोल देते हैं कि बेटा देख नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इधर, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इधर, इस कारण से प्लस यहाँ आ गया, नेगेटिव यहाँ आ गया। मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही ये वाली बात समझाता हुआ आ रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज दौड़कर यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचता। तो सर यहाँ पर पॉजिटिव आया कैसे? यहाँ वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स भाग के इधर चले गए, यहाँ वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स भागकर मैग्नेटिक फोर्स के कारण इधर चले गए, तो इस हिस्से पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज दौड़ता नहीं बेटा, पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस है, फिक्स रहता है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया प्लस चार्ज और यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस चार्ज। जैसे यहाँ प्लस आया और यहाँ पर माइनस आया, इस स्टैटिक चार्ज के कारण इस रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई, and we know that कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने नाम निकाल दिया E इंड्यूस्ड। क्या नाम निकाले बेटा? E इंड्यूस्ड। और वो जो नीचे की तरफ E इंड्यूस्ड आई है, ये ऑफ कोर्स जो बाकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अभी तक यहां पर जमा नहीं हुए हैं, उन पर एक फोर्स लगाएगी, और अगर E इंड्यूस्ड है ऐसे तो ऑफ कोर्स वो फोर्स लगेगा ऐसे, तो एक फोर्स आएगा ऐसे, और उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है E इंटू E इंड्यूस्ड। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब पार्टिकल पर दो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा। कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स एंड योर इलेक्ट्रिक फोर्स। और इन दोनों के समेशन को हम बेटा क्या बोलते थे? लॉरेंट्ज फोर्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हुआ क्या कि हम जानते हैं कि बिल्कुल शुरुआत में जब यहां पर और पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं थे, उस टाइम भी ये वाला फोर्स तो था, ये तो नहीं था।
ये तो फोर्स तब आएगा ना जब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। शुरुआत में यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं थे, तो शुरुआत में सिर्फ ये वाला फोर्स था। इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स इधर 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 इकट्ठे होते गए और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगातार इकट्ठा होता गया। जैसे जैसे यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इकट्ठे होते गए वैसे वैसे ऑफ कोर्स चार्जेस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आई एक फोर्स और आ गया। शुरुआत में यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस कम होगा। ये प्लस और माइनस चार्जेस कम होंगे तो ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो ऑफ कोर्स ये वाला फोर्स बड़ा होगा और ये वाला फोर्स छोटा होगा। जब तक ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स छोटा है तब तक लगातार फिर इलेक्ट्रॉन्स भागे 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 इस एंड पर इकट्ठे होते जाएंगे। जैसे जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। जैसे जैसे नेगेटिव पॉजिटिव लगातार इकट्ठे होते जाएंगे वैसे वैसे लगातार इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते 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 इतनी हो जाएगी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बीच वाले बल्क के अंदर हैं उन पर लगने वाला ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे। और जैसे ये फोर्स हो जाएगा बराबर अब इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना हो गया है बंद और अब आ गई है आपकी द फेमस इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। और उस केस में दिस इक्वल टू दिस और जैसे ही मैंने नेट फोर्स को जीरो किया मैं कहूंगा कि E इंटू ए इंड्यूस्ड इज E इंटू VB और हमारे पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है। बड़ा कितनी आ गई है VB। तो पूरी की पूरी रॉड में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है VB। सर ये यूनिफॉर्म क्यों बोल रहे हो? बड़ा यूनिफॉर्म इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि VB फिक्स है। इस पॉइंट की इस पॉइंट की इस पॉइंट की इस पॉइंट की हर जगह भी तो सेम ही है, हर जगह B भी सेम है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एंड वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कोर्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो आप कह सकते हो कि ये वाला जो पोर्शन है ये ऑफ कोर्स हायर पोटेंशियल पर है, ये वाला जो एंड है ये लोअर पोटेंशियल पे है बिकॉज वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कोर्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और अगर किसी ने मुझसे ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया तो मैं बड़े आराम से बोलूंगा कि दैट इज E इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज L। सर हम तो ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए इंटीग्रेट करते थे, E डॉट dr लिखते थे। सर आज क्यों नहीं कर रहे इंटीग्रेट? बेटा आज इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। मैंने आपको सीधा सिखा रखा है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आप यहां से तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो L, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया E इंटू L। और यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास आ गया है VBL। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है यही पोटेंशियल डिफरेंस तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का आपका EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और इसी बहाने से मुझे ये भी पता लग गया कि ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, ये वाला पॉइंट ऑफ कोर्स लोअर पोटेंशियल पे। तो इस रॉड को आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो। कैसे इमेजिन कर सकते हो? एक बैटरी की तरह इमेजिन कर सकते हो जिसका हायर पोटेंशियल ऊपर और लोअर पोटेंशियल नीचे, और उसके EMF को आप बड़े आराम से लिख सकते हो VBL। ऊपर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल, नीचे वाला लोअर पोटेंशियल। तो आप इसे एक बैटरी की तरह मान सकते हो, बैटरी की तरह अज्यूम कर सकते हो जिसमें हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ। हमने जब d∅dt से प्रूव करने की कोशिश की थी तब बेटा हमें हल्की सी दिक्कत आई थी। क्या दिक्कत आई थी? हमें ये दिक्कत आई थी कि ना उसके अंदर हम ये नहीं बता पाए थे कि कौन सा हायर पोटेंशियल पे और कौन सा लोअर पोटेंशियल पे है। तो ऊपर वाला हिस्सा हायर पोटेंशियल पे है, नीचे वाला हिस्सा लोअर पोटेंशियल पे है, इसलिए मैंने बैटरी की हायर पोलरिटी इस तरफ रख दी और लोअर पोलरिटी इस तरफ रख दी है, और मैंने इस पूरी पूरी रॉड को एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया, और ऐसी बैटरी से रिप्लेस कर दिया इसका EMF आपके पास कितना बेटा? VBL। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर आपके बैटरी का EMF है। आई रियली होप आपको बड़ा बात समझ में आ गई होगी। अब याद भी कर सकते हो कि हायर पोलरिटी किस तरफ होगी, इस बात को आप याद भी कर सकते हो। V क्रॉस B कर दिया करो। क्या कर दिया करो? V क्रॉस B। V ऐसे है, B ऐसे है, V की तरफ हाथ ले गए, B अंदर है, V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है ना, V ऐसे B ऐसे, V की तरफ हाथ ले गए, B अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ उंगलियां घुमाई, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर हायर पोटेंशियल, नीचे लोअर पोटेंशियल। तो आप कह सकते हो कि ऐसे केस में V क्रॉस B will provide
डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पोलैरिटी, V क्रॉस B से पॉजिटिव पोलैरिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। तो V ऐसे थी बेटा, B ऐसे थी, मैंने V की तरफ हाथ ले गया, B की तरफ उंगली घुमाई, अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर वाला हायर पोटेंशियल, नीचे वाला लोअर पोटेंशियल। वी कैन रिप्लेस दिस रॉड बाय ए बैटरी whose higher potential is this, lower potential is like this. Simple. चलिए बच्चों, हम बढ़िया बात सीखे। याद रखनी बेटा वाली बात कि जब भी आपकी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो ऐसे केस में ईएमएफ इंड्यूस जो आएगी वो आपकी VBL आएगी, और V क्रॉस B से आप हायर पोटेंशियल देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा केस और देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे है अंदर की तरफ और ये यूनिफॉर्म है, और रॉड ऐसे है, कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ है L, दिस इज योर कंडक्टिंग रॉड, और इस रॉड के पास वेलोसिटी है S। इस बार लेंथ और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 नहीं बच्चों, थीटा है, ठीक। और पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे अंदर की तरफ, दैट इज B। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा बिल्कुल निकाल देंगे, बड़े आराम से निकाल देंगे, बिल्कुल आराम से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी टी टाइम पर रॉड यहां थी, थोड़े टाइम बाद ये रॉड चलते 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 ऐसे आ गई, और रॉड ने सामने की तरफ अगर टाइम t प्लस dt हो गया है तो dt टाइम में रॉड ने सामने की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया v इंटू dt। ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा। इस रॉड में कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। वो ईएमएफ इंड्यूस हम जानते हैं बाय फैराडेज लॉ, कितना फ्लक्स कट किया है डिवाइड बाय कितना समय लिया है। समय तो ऑफ कोर्स dt लिया है, कितना फ्लक्स कट किया है। आप बोलोगे सर रोड अगर यहाँ से यहाँ आ गई है तो ऑफ कोर्स इस रीजन के अंदर जितना फ्लक्स है वो सारा का सारा इस रोड ने एक तरह से कट किया है। वो फ्लक्स है कितना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये वाला एरिया। ये तो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का बेटा मेरे ख्याल से एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू साइन ऑफ थीटा। तो आप लिख दो लेंथ है L, बेटा रोड की लेंथ L है, विड्थ है VDT इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, dt कैंसिल, और हमारे पास EMF की वैल्यू आ गई है VBL साइन थीटा। EMF की वैल्यू आ गई है VBL साइन थीटा, और अगर एंगल थीटा 90 रख दोगे तो वही आंसर आ जाएगा VBL, जो हम पहले एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, हमने पहले से निकाल भी रखा था, वही VBL हमारा आंसर वापस से आ जाएगा। अगर एंगल थीटा आपका 90 हुआ तो, अगर एंगल थीटा 90 हुआ तो EMF इंड्यूस्ड विल बी VBL, और अगर ओहो 90, और अगर एंगल आपका 0 हुआ तो साइन 0 0, तो आपका EMF इंड्यूस 0 हो जाएगा। एंगल 0 होने का मतलब ये है कि लेंथ और वेलोसिटी बीच में एंगल 0 होना, मतलब लेंथ भी इसी तरफ है, वेलोसिटी भी इसी तरफ है। अगर लेंथ, अब ये देखना, ये जो मेरी उंगलियां ना, ये एक तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, लेंथ भी इसी तरफ होती, वेलोसिटी भी इस तरफ होती, तो कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कट ही नहीं होती। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो अब कट होती
अगर वेलोसिटी और लेंथ दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो किसी प्रकार की कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कट नहीं हो पाती। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कट होने के लिए तो वेलोसिटी यू होनी चाहिए। अगर ऐसे वेलोसिटी है तो कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कट नहीं होगी। एंगल थीटा अगर 0 हुआ तो आप कह सकते हो कि नो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज कट, एंड हेंस अगर कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कट नहीं है, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट डी फाई इज 0, और अगर डी फाई 0 तो ऑफकोर्स आपका EMF इंड्यूस भी 0। इसी तरह से मान लो कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे है, ठीक है, और आपकी रॉड के पास वेलोसिटी भी ऐसे है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ है रॉड के पास वेलोसिटी भी इसी तरफ है। अगर इस तरह से वेलोसिटी हुई तो कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कट नहीं होगी। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तब कट होगी जब मैग्नेटिक फील्ड हो ऐसे और वेलोसिटी का कोई ना कोई कंपोनेंट हो ऐसे, तभी तो कोई ना कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कट होगी। तो आप अगेन कह सकते हो कि जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर सेम डायरेक्शन में हुई तब भी कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कट नहीं होगी। तो यहां से मैं एक नतीजे पे पहुंच रहा हूं जो मैं लिख रहा हूं, और वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी और लेंथ, इन तीनों में से अगर कोई से भी दो वेक्टर पैरेलल हो गए, कोई से भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो गए तो पैरेलल या एंटी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए तो पक्की बात है कि कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कट नहीं होंगे, और कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कट नहीं होंगे तो कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी। इफ any two vectors are parallel or anti-parallel, then no magnetic line of force will be cut, और बेटा कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कट नहीं होगी तो ऑफ कोर्स EMF इंड्यूस्ड विल बी 0। तो किसी प्रकार का कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट इज मोशनल EMF में एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं कि अगर कोई रॉड स्ट्रेट ना हुई और ऑर्बिट शेप की हुई तो कैसे EMF इंड्यूस होगा। है तो मोशनल EMF ही, बट द रॉड इज लाइक दिस। मान लीजिए बच्चों कोई रॉड इस तरह की है, कोई रॉड है इस तरह की है, और इस पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इस रॉड के पास इस तरफ वेलोसिटी है लेट्स से v। तो इस तरह की ऑर्बिट शेप की रॉड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और इस तरफ जा रही है v वेलोसिटी से। अब उनसे पूछा गया कि बताओ कि इस रॉड के अक्रॉस कितना EMF इंड्यूस होगा। मैं पहले बोल दूं कि जो रॉड है ये बेटा स्ट्रेट नहीं है, ऐसे ऑर्बिट शेप की है। तो इसे करने का एक तरीका है, मतलब सोचने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप है ना सबसे पहले पॉइंट को और सबसे आखिरी पॉइंट को एक इमेजिनरी रॉड से और जोड़ दो। जोड़ दिया बेटा, ठीक है, जोड़िए। अब एक काम करो, इस पूरे के पूरे सिस्टम को देखो, इस पूरे को देखो। अगर आप इस पूरे को देखोगे तो आप इस बात को कह सकते हो कि इसको अगर मैंने सामने की तरफ v वेलोसिटी से चलाया तो ये वाली रोड भी सामने की तरफ v वेलोसिटी से जाएगी। तो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पहले पास हो रहा था, इस पूरे लूप को देखना, इस पूरे लूप के अंदर जितना मैग्नेटिक फ्लक्स पहले पास हो रहा था, ये सारा का सिस्टम अगर थोड़ा सा आगे भी चला गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो उतना ही रहेगा, बस हल्का सा इतना सा चेंज आएगा कि ऐसा आ जाएगा। ऐसे हो जाएगा। इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो और इसमें से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो तो एग्जैक्टली सेम है। तो मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो पूरा अरेंजमेंट दे रखा है इसके अंदर EMF इंड्यूस आपका 0 है, पूरे में नेट 0 है। अब सुनना मेरी बात, ये जो रॉड है स्ट्रेट रॉड है, अगर इसकी लेंथ L है तो V ऐसे है, B ऐसे है, V क्रॉस भी आएगा ऊपर की तरफ। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसके अक्रॉस जो EMF इंड्यूस आएगा दैट विल बी VBL
और ऊपर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल, नीचे वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल, इसलिए मैंने बैटरी का हायर एंड ऊपर लगा दिया, लोअर एंड नीचे लगा दिया। ये जो दूसरा है इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस मुझे पता नहीं है, वही मुझे एक तरह से निकालनी है, इसके लिए मैंने ऐसे लगा दिया। लेट्स मुझे ई निकालना था, शुरुआत से मुझे ई निकालना था। अब मुझे पता है कि इस पूरे लूप के अंदर नेट ईएमएफ इंड्यूस जीरो है, क्योंकि अगर मैं इस पूरे को अगर लूप मानूंगा तो जितना फ्लक्स पहले पास हो रहा था इस लूप में से उतना ही बाद में पास हो रहा है। और पूरे लूप में अगर मुझे ईएमएफ निकालना है तो ऐसे निकालूंगा, याद करो बेटा, दीज टू सेल्स आर इन सीरीज, बस इसकी पोलरिटी इस तरफ है, इसकी पोलरिटी इस तरफ है। आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो ईएमएफ आएगा VBL, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो घटेगा -E, दिस इज द नेट ईएमएफ एंड वी नो दैट पूरे लूप का नेट ईएमएफ मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो E की वैल्यू मेरे पास आ गई है V × B × L। इसका मतलब ये जो वायर था इसका ईएमएफ भी आपके पास V × B × L आएगा। मैं फाइनली अब रिजल्ट पे आ रहा हूँ। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट ये है कि अगर आपके पास इस तरह से आर्बिट शेप का कोई रॉड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है और इस रॉड के पास वेलोसिटी इस तरह से V है, तो आप इस पूरी की पूरी इस आर्बिट शेप की रॉड को भूल सकते हो और इसकी बजाय, इसकी जगह आप एक इकलौती रॉड ले सकते हो ऐसे। इस रॉड के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो, और इस एक्चुअल रॉड के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो एग्जैक्टली सेम होंगे, वो एग्जैक्टली सेम। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, इस बात को आप लोग याद भी रख सकते हो। अच्छा पॉइंट है, मेरे ख्याल से बड़ा आपके ये काम आ सकता है। ठीक है, समझ गए इस बात को। मैं इस बात को एक दो एग्जाम्पल्स से और बताता हूं, एक दो एग्जाम्पल्स से और बताता हूं, सुनेगा बच्चों। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, ऐसे R रेडियस का सेमी सर्कुलर वायर है, पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड B है और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और मैंने इस वायर को इस तरफ वेलोसिटी दे रखी है V, और मुझे निकालना है कि इस कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस है। मोशनल ईएमएफ तो ही बेटा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और ये वाला जो वायर है ऑफ कोर्स उस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट तो करेगा, तो इस वायर के अक्रॉस कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस तो आएगी। मुझे वो ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालनी है, बिल्कुल वाली है। अगर इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आप एक काम कर सकते हो कि इस सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग वायर को तो भूल जाओ और इसकी बजाय सबसे पहले पॉइंट और सबसे आखिरी पॉइंट को जोड़ते हुए एक नई रॉड बना दो। इस रॉड की बेटा लेंथ आपको नजर आ गई होगी, दैट इज ऑफ कोर्स 2r। कितनी आएगी बेटा? 2r। और ये रॉड है, ये वेलोसिटी है, ऑफ कोर्स ये एंगल इन दोनों के बीच में 90 है। हम जानते हैं कि जितना फ्लक्स इसने कट किया होगा उतना ही फ्लक्स इसने कट किया होगा, तो जितना ईएमएफ इंड्यूस इसके अक्रॉस है उतना ही ईएमएफ इंड्यूस इसके अक्रॉस है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू आ गई है, बड़ा देखना, VBL। हालांकि साइन थीटा भी होता है, लेकिन इस बार आपके लेंथ और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 था, इसलिए साइन 90 इज 1, सीधा VBL लिख दो। वेलोसिटी V है, मैग्नेटिक फील्ड V है, लेंथ मेरे बच्चों ऑफ कोर्स 2r है। तो वो जो हमारे पास सेमी सर्कुलर वायर था उसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस कितनी आ गई बेटा? V × B × 2r। और कौन सा हायर पोटेंशियल, कौन सा लोअर पोटेंशियल? तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, V क्रॉस B किया तो ऊपर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल, नीचे वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल। तो आप कह सकते हो कि ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे। तो यू कैन इमेजिन इट लाइक ए बैटरी जिसका हायर पोटेंशियल यहाँ पर और लोअर पोटेंशियल यहाँ पर, और उस ईएमएफ की वैल्यू आ गई है V × B × 2r। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक कंडक्टिंग वायर है, रेडियस r का, सर्कुलर क्वाड्रेंट टाइप है बेटा, 1/4 सर्कल टाइप है। ठीक है, और ये बेटा आपके पास y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस। पूरे रीजन में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है,
और ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म है। बच्चों दिखाई तो दे रहा ना? हाँ बिल्कुल। ये आपका कंडक्टिंग वायर है, ये कंडक्टिंग वायर जो है ये एक्चुअली आपका 1/4 सर्कल है। ठीक है, अब इसको चलाते हैं। मैंने इस पूरे के पूरे वायर को एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी दे रखी है ऐसे। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आप कहोगे कि सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑब्वियस बात है कि है ना, इस पूरे के पूरे तार को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? एक ऐसे वायर से जो हमने जोड़ दिया है बेटा, कहां से कहां तक? सब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच ले बेटा। yes. अगर ये r है, ये r है, हम जानते हैं कि इसकी लेंथ विल बी ऑफ कोर्स √2r। और इस 1/4 सर्कल को अगर आप सामने की तरफ v वेलोसिटी से अगर लेके जा रहे हो, तो ऑफ कोर्स इस रॉड को भी आप सामने की तरफ v वेलोसिटी से लेके जा रहे हो। लेंथ ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, एज यू कैन सी दैट ये r, ये r, तो ये वाला एंगल 45, तो बेटा ये वाला एंगल भी आपके पास 45। कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा इसके अक्रॉस? आप बोलोगे कि सर इस 1/4 सर्कल वाले कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो, और इस रॉड के अक्रॉस जो ईएमएफ, इस स्ट्रेट रॉड के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो, दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे और उस ईएमएफ की वैल्यू आएगी। बेटा क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स VBL sin थीटा लगा दो। सर इस बार तो हमने VBL लगाया था, इस बार VBL sin थीटा, ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम पर आपकी लेंथ और वेलोसिटी बीच में एंगल 90 था। बेटा लेंथ ऐसे थी, वेलोसिटी यूं था। इस केस में लेंथ ऐसे है और वेलोसिटी ऐसे, और दोनों बीच में एंगल 90 नहीं बल्कि 45 है। आप कह सकते हो कि वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड b है, लेंथ √2r है, इंटू साइन थीटा। साइन थीटा इज ऑफ कोर्स 1/√2। बड़ा 1/√2 कैंसिल, और ईएमएफ की वैल्यू आपके पास बड़े आराम से आ गई है VBR। तो ईएमएफ आपके पास बेटा कितनी है? VBR। तो आप कह सकते हो कि ये जो वायर है ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कट कर रहा है और उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस आई है। उस ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू है VBR। ऑफ कोर्स कौन सा पॉइंट हायर पोटेंशियल, कौन सा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे? तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, V क्रॉस B ऊपर की तरफ, इसका ऊपर वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे, नीचे वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल पे। आप इमेजिन कर सकते हो इस वायर को लाइक दिस, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, and this EMF will be VBR. This wire will behave like a battery like this, whose higher potential is at this point, lower potential is like that this point, and the potential difference is of course V into R. ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बात को एक तरीके से मैथमेटिकली और समझा सकता हूं, एक तरीके से और समझा सकता हूँ। हालांकि उससे आंसर जो आएगा उसकी ऐसे कभी किसी नॉर्मल सवाल में ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हो सकता है बेटा कभी आईआईटी वाले बहुत तगड़ा सवाल पूछें, अच्छा सवाल पूछें और उसके अंदर और बेटर तरीके से चीज़ें पूछ ली हो हम लोगों से। तो मैं थोड़ा सा और एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कोई वायर है रैंडम शेप का, मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर, इस कंडक्टिंग वायर के पास वेलोसिटी है लेट्स से V वेक्टर, और मुझे इसके अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। तो मेरे पास एक तरीका है, सुनना बेटा। ये जो वायर है ना, इसको हल्का सा ऐसे जूम करके देखो, ठीक है। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस पूरी रॉड के पास वेलोसिटी अगर सामने की तरफ v होगी तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास भी इस तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी होगी v। वेलोसिटी v होगी तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। आप जानते हैं कि फिर उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण आपके जो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा है तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। उस मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करने के लिए चार्जेस इंड्यूस होंगे, और वो चार्जेस इंड्यूस होंगे उनके कारण कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। आई होप यू रिमेंबर कि क्या क्या था। तो हमने इस तरह से देखा था कि इस पर सबसे पहले एक मैग्नेटिक फोर्स आएगा। दैट मैग्नेटिक फोर्स इज ऑफ कोर्स Q इंटू
V क्रॉस B। इसके कारण चार्जेस इंड्यूस होंगे, वो जो इंड्यूस चार्जेस होंगे उनके कारण एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स माइनस ई इंटू ई इंड्यूस्ड। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ जाएगी। आई होप आपको याद आ रहा होगा, मैंने इमोशनली में आपको इस तरह से प्रूव कराया था थोड़ी देर पहले। ये मैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इन दोनों का सम हो जाएगा जीरो और आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ जाएगी, आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ जाएगी। और उस केस में आप कह सकते हो माइनस ई तो कैंसिल, V क्रॉस B प्लस E इंड्यूस्ड शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब पूरे के पूरे तार के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड की वैल्यू है माइनस ऑफ V क्रॉस B। हालांकि इस डायग्राम में मैंने वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री निकाल रखा है, दिखा रखा है, देन हम बेटा जनरल फॉर्मूला निकालने के मूड में है कि एंगल कुछ और भी हुआ तब भी क्या हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर ये छोटी सी लेंथ अगर dl है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मेरे बच्चे जानते हैं कि वो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने कभी न कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में निकाला था, एंड दैट वाज माइनस ऑफ E डॉट dl। क्या था बच्चों? माइनस ऑफ E डॉट dl। आई होप यू रिमेंबर दैट। और माइनस साइन का सिर्फ और सिर्फ यह अर्थ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बट दैट विल बी, माइनस को यहां पर रखो, दैट इज V क्रॉस B डॉट dl। ये पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यहां से तक का है। मुझे तो पूरे के पूरे तार के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ऑफ कोर्स यहां से तक का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, ईएमएफ होगी। उस ईएमएफ को आप कह सकते हो कि दैट ईएमएफ इज ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन ऑफ डीवी। तो मुझे जो फॉर्मूला पसंद है, ये फॉर्मूला ऑफ कोर्स बेटा आपने किसी शीट में या फिर जनरल किसी भी सवाल में काम नहीं आता। जनरल सवाल वही अपन ने जो निकाल रखे हैं वही काम आते हैं, लेकिन कोई बहुत ही बढ़िया सवाल हुआ वहां ये काम आ सकता है कि दैट ईएमएफ इज ऑफ कोर्स V क्रॉस B डॉट dl, V क्रॉस B डॉट dl। और अगर मान लीजिए कि हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रेशन से V वेक्टर को और B वेक्टर को बाहर निकाल सकते हो, और आप कह सकते हो कि EMF इज बेसिकली V क्रॉस B डॉट इंटीग्रेशन dl वेक्टर। बड़ा व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द इंटीग्रेशन dl वेक्टर? इंटीग्रेशन dl वेक्टर मीन्स dl वेक्टर, dl वेक्टर, dl वेक्टर, dl वेक्टर, ऐसे इनफाइनाइटली स्मॉल dl वेक्टर्स का समेशन। एंड वी नो दैट कि बाय पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन सारे के सारे dl वेक्टर्स का जो एडिशन है, everyone knows it will be tail from the first to the head of the last. This is the integration dl vector. This is the integration dl vector. This is the integration dl vector. इस इंटीग्रेशन dl वेक्टर को आप L वेक्टर भी लिख सकते हो, और आप कह सकते हो कि L वेक्टर जो है ना वो इस रॉड की लेंथ नहीं है, बल्कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ने वाली ये लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है। और आप कह सकते हो कि EMF की जो वैल्यू आ गई है दैट इज V क्रॉस B डॉट L। इसको शायद आपने कभी है ना मैथमेटिक्स के अंदर कभी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लोगे, बट दिस इज ऑल्सो नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज योर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका एक नाम और भी होता है बेटा, दैट इज बॉक्स प्रोडक्ट। हालांकि ये बॉक्स प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोगों ने बेटा मैथ्स में तो पढ़े होंगे,
नहीं पढ़ोगे तो पढ़ लोगे। मैंने भी आपको एक बार ना पहले भी इस बात को स्टेट किया था, याद करो, शायद ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स वगैरह में कहीं ना कहीं मैंने यूज़ किया हो। हालांकि ऐसा कोई काम नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि बहुत ही तगड़ा सवाल हुआ और उसके अंदर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ इस तरह से वेक्टर फॉर्म में अगर दिए हुए तो ऐसे केस के अंदर आप बड़े आराम से ईएमएफ लिख सकते हो V क्रॉस B डॉट L। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपका L वेक्टर है, और L वेक्टर में आपको इस बात का आइडिया लग जाना चाहिए कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो मुझे पूरे वायर की शेप में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वायर के सबसे पहले पॉइंट और सबसे आखिरी पॉइंट में इंटरेस्ट है, मुझे L वेक्टर में इंटरेस्ट है, L वेक्टर की लेंथ में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट उसमें इंटरेस्ट है। इस पूरे कर्व का क्या शेप है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आप लिख सकते हो इस बात को, इफ हमने बेटा इस पर सवाल तो कर रखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड स्पीड ऑफ वेलोसिटी लिख रहा हूं, एंड वेलोसिटी ऑफ each point of conducting wire is same, comma, then we can replace the wire by a straight rod from initial to final point to find induced EMF। इंड्यूस्ड EMF के लिए इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जोड़ने वाला जो लाइन है वहाँ तक एक स्ट्रेट रोड मान लो और EMF निकाल लो, बिल्कुल वैसे जैसे आप पहले से निकालते आए। आई होप बेटा ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। हालांकि हमने इस पर सवाल तो पहले से ही निपटा रखे, तो आपको बड़ा वापस इसमें कोई अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी कोई कहता है सर वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर दिए हैं, सर क्या कोई फॉर्मूला बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है, V क्रॉस B डॉट L, है ना, अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है, कभी काम आ जाए तो अच्छी बात है। अपनी शीट में, HCV में, इवन IIT JEE एडवांस के अंदर इस फॉर्मूले पर अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया है। इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि ना आगे भी नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं, वी नेवर नो, हो सकता कोई सवाल इस पर आ जाए तो अच्छी बात है, अपने तो पढ़ लिया। बाकी तुम कहोगे सर हमारे सवाल किससे बन जाएंगे? बेटा तुम्हारे तो इस बात से बन जाएंगे कि अगर वेलोसिटी हर पार्टिकल के सेम है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हर पॉइंट पर अगर सेम है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो और जो पहले एक्चुअल में जो आपका वायर था ना उसके शेप से, ज्योमेट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम बड़े आराम से ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब इस बात पे कुछ सवाल करते हैं। चलिए बेटा, सुनिए बेटा, सवाल इस तरह से है कि हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, करंट उसमें आई है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, करंट उसमें आई है। यहां पर ये एक रॉड है L लेंथ की, L लेंथ की रॉड है इस तरह से, ये इस इनफाइनाइट वायर के पैरेलल पड़ी है x डिस्टेंस पे, और इस रॉड के पास सामने की तरफ वेलोसिटी है, लेट्स से वेलोसिटी इज v, दिस एंगल इज 90। तो मुझे इस रॉड पर EMF इंड्यूस निकालना है। फाइंड EMF इंड्यूस्ड इन स्ट्रेट रोड। बेटा इस स्ट्रेट रोड में कितनी EMF इंड्यूस होगी ये बताओ। बिल्कुल बता देंगे,
सबसे पहले एक चीज नोटिस करो कि अगर आप इस रॉड को ऐसे सामने की तरफ खींच रहे हो तो इस पॉइंट की, 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 हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है और वो v है। दूसरी बात, अगर आप इनफाइनाइट वायर से x डिस्टेंस दूर हो और सारे पॉइंट अगर x डिस्टेंस दूर है तो यहाँ 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 हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। हालांकि मैं आगे जाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, लेकिन मुझसे ईएमएफ इंड्यूस इस इंस्टेंट पे पूछा है और इस इंस्टेंट पर रॉड के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो रॉड के हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, रॉड के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूं कि इस पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला होगा ऑफ कोर्स VBL sin थीटा। वेलोसिटी रॉड की दे रखी है v, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, आप बोलो सर चाहे ये वाला पॉइंट चाहे ये वाला पॉइंट हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है और इस इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी अंदर की तरफ और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी μ0I/2πx इंटू ऑफ कोर्स इसकी लेंथ, बच्चों इसकी लेंथ है L, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन लेंथ एंड वेलोसिटी। बेटा लेंथ है ऐसे, वेलोसिटी है ऐसे, एंगल ऑफ कोर्स कितना आ गया 90। तो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू आ गई है VL μ0I/2πx। ये हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस आ गई है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ईएमएफ इंड्यूस कांस्टेंट है, बल्कि मैं जानता हूं कि जैसे जैसे ये रॉड आगे जाएगी वैसे वैसे ऑफ कोर्स ये x बढ़ेगा तो ईएमएफ इंड्यूस लगातार घटेगी। लेकिन मुझे तो पूछा गया कि बताओ ईएमएफ इंड्यूस क्या है, तो वो ऑफ कोर्स इस इंस्टेंट पे पूछ रहा होगा। हाँ, हम जानते हैं कि समय के साथ ही ईएमएफ लगातार घटेगी, घटने तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे तो इस इंस्टेंट पे पूछा गया था, हम बड़े आराम से इस इंस्टेंट पर तो बता ही सकते हैं, कोई लोड ही नहीं है। आगे चलते हैं। एक और सवाल बेटा, अगला सवाल ऐसा है कि आपके पास ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और यहां से a डिस्टेंस दूर ये एक रॉड है जिसकी लेंथ L, यहां से a डिस्टेंस दूर एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ L है और इस रॉड को मैं ऐसे ऊपर खींच रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी v से, और ये बड़ा वेलोसिटी ऐसे है, ये वाला एंगल आपका 90 है, ये वाला एंगल आपका 90, ठीक है। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन स्ट्रेट रॉड। बेटा इस स्ट्रेट रॉड पर ईएमएफ इंड्यूस बताओ। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। मन तो कर रहा है कि VBL ही लगा दें फॉर्मूला, क्यों? क्योंकि तार में करंट है ऐसे, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, वेलोसिटी है ऐसे और लेंथ है ऐसे, तो वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तीनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हमारा मन क्या करता है कि यार ईएमएफ का फॉर्मूला लगा देते हैं VBL, लेकिन फिर हमें लगा कि हम फंस जाएंगे। फंस कैसे जाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं है। इस तार के कारण ये वाला पॉइंट नज़दीक है, ये वाला पॉइंट दूर है, ये और दूर है, ये सबसे दूर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आएगी, यहाँ कम आएगी, यहाँ और कम आएगी, यहाँ सबसे कम आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह सेम ही नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर हर जगह सेम नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी लिखें? गलत हो जाएगा ऐसे तो मेरे पास एक छोटा सा प्लान है। प्लान ऐसे है कि इस इनफाइनाइट वायर से मैं x डिस्टेंस दूर आऊँगा और एक छोटा सा एलिमेंट चूज करूँगा ऐसे, जिसकी थिकनेस होगी dx। भूल जाओ बाकी सबको। इस इनफाइनाइट वायर के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी ऐसे अंदर की तरफ, और इस रोड के छोटे से हिस्से के पास वेलोसिटी होगी ऐसे। अब बाकी पूरे रोड को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये जो हिस्सा है सिर्फ इस पर ध्यान दो। इस इतने से हिस्से को अगर ध्यान से देखो तो वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लेंथ ऐसे है। तीनों के बीच में एंगल 90 90 90 है, तो फॉर्मूला VBL लगेगा। लेकिन लेंथ बेटा इसकी सिर्फ और सिर्फ कितनी है? dx।
लेंथ है छोटी सी तो ऑफकोर्स ईएमएफ भी आएगा छोटा सा, उस छोटे से ईएमएफ को मैं लिख देता हूं डीई। और आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। वेलोसिटी की तरफ हाथ ले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ उंगलियां कर्ल करो राइट हैंड की, तो अंगूठा आएगा इस तरफ, मतलब मेरी तरफ। इसका मतलब इट विल बिहेव लाइक ए बैटरी जिसका हायर पोटेंशियल इस तरफ, लोअर पोटेंशियल इस तरफ, और ये छोटा सा ईएमएफ आएगा डीई। और इस डीई को हम फॉर्मूला वही लगाएंगे वीबीएल। इस छोटे से लेंथ की वेलोसिटी कितनी है v, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, एक्स इज ऑफ कोर्स यहां से डिस्टेंस, इनटू एल, एल मतलब इसकी लेंथ, इसकी लेंथ तो dx है, इसकी लेंथ तो dx है। लेकिन आप बोलोगे सर ये वाली ईएमएफ आपने जो निकाली है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इतने से हिस्से में जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वही निकाली है, आपको तो यहां से यहां तक की पूरी ईएमएफ निकालनी है। अगर आपको यहां से लेकर यहां तक की अगर पूरी ईएमएफ निकालनी है तो क्या करें, तो आप बोलोगे सर यहां वाला जो हल्का सा हिस्सा होगा, छोटा सा हिस्सा होगा, उसके पास वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, वी क्रॉस बी। यहां पर भी एक छोटी सी बैटरी आ जाएगी जिसका हायर एंड इस तरफ, लोअर एंड इस तरफ। यहाँ पर जो छोटा सा हिस्सा आएगा उसके पास भी वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वी क्रॉस भी करूँगा तो हायर एंड इस तरफ, लोअर एंड इस तरफ एक बैटरी आ जाएगी जिसका हायर एंड इस तरफ, लोअर एंड इस तरफ। अगेन यहाँ पर अगर मैं छोटा सा हिस्सा और लूँगा तो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, वी क्रॉस भी आए, हायर एंड इस तरफ, लोअर एंड इस तरफ एक बैटरी और आ जाएगी ऐसे। तो आप देख पा रहे हो कि छोटे छोटे dx लेंथ अगर मैं लूँगा तो ऐसे इन्फाइनेट नंबर ऑफ बैटरीज बन जाएंगी, और वो जो इन्फाइनेट नंबर ऑफ बैटरीज हैं उन सब बैटरीज की हायर पोलरिटी इस तरफ है, लोअर पोलरिटी इस तरफ, हायर इस तरफ, लोअर इस तरफ, हायर इस तरफ, लोअर इस तरफ। ऑल द बैटरीज आर लुकिंग लाइक इन सीरीज, और ऑल द बैटरीज आर लुकिंग इन सीरीज, इट मीन्स दैट देयर ईएमएफ विल जस्ट गेट एड ऑन, सारे ईएमएफ जोड़ दो। और पोलरिटी की तो चिंता ही नहीं है क्योंकि सबकी पोलरिटी तो सेम डायरेक्शन में है। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। और आप कह सकते हो कि v बाहर, म्यू नॉट बाहर, i बाहर, 2 पाई बाहर, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास dx अपॉन x बच गया। x को कहाँ से कहाँ तक वेरी करूँ, तो आप कहोगे सर x को मैं वेरी करूँगा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना है, तो इस पॉइंट के लिए x को a रख दूंगा और इस पॉइंट के लिए मैं x को a प्लस एल रख दूंगा। तो वी शुड इंटीग्रेट फ्रॉम a टू a प्लस एल, और हमारे पास आंसर आ गया है v म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ a प्लस एल अपॉन ए। ये हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस आ गया। हालांकि अगर दिमाग लगाओ तो हमने बड़ा फॉर्मूला तो VBL ही यूज़ किया है, बस मैं इंटीग्रेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं थी, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग थी, और इस कारण से हमें ऑफ कोर्स थोड़ा सा इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ा। बट ऑफ कोर्स डूएबल तो था ही, सवाल में ऐसे कोई बहुत भारी बात तो नहीं थी कि हाँ हम इसमें फंसे। ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है बेटा, है ना। इस पर आप लोग EMI की शीट का एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन A और B निपटा दो, है ना। सेक्शन C को एक बार छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन A और B निपटा लो। C कल करते हैं, मतलब एक बार ना थोड़ा सा और पढ़ते हैं, उसके बाद जाके अपन लोग सेक्शन C निपटाते हैं। आप तब तक सेक्शन A और B करो। इसी तरह से अगर आपका मन हो तो HCV के अंदर EMI चैप्टर बड़ा ढूंढ लोगे मेरे ख्याल से ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर का नाम है। उसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कर सकते हो। बड़ा एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 के नहीं, एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कर सकते हो। तो HCV में 1 से 12 कर लेना, और एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 में सेक्शन A एंड B कर लेना। एक बार के लिए इतना काफ़ी है। बाकी कल बड़ा सेक्शन C देंगे, D देंगे, वो थोड़े से बड़े सेक्शन हैं। हालांकि इसमें B सेक्शन भी खूब बड़ा है, लेकिन वो सारा का सारा लेंस लो है, और मोस्टली सवाल जितने भी सवाल थे अपने क्लास में कर ही लिए, तो मेरे ख्याल से उसमें तो कोई डाउट आएगा ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं।